Rimjim Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशंस के अंदर भारत में अल्पसंख्यक का नाम लेते ही राजनीतिक विचार वर्ष की दिशा और दशा बदल जाती है। एक समानतापूर्ण समाज में धर्म आधारित योजनाओं पर विमर्श की एक लंबी परंपरा रही है। संविधान आधारित व्यवस्था में क्या समुदायों में विभेद होना चाहिए, इस विषय पे हमारा ये सत्र आधारित है, जिसके अंतर्गत हम एक्सपर्ट से उनके विचार जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, आरक्षण माइनॉरिटीज को कैसे बराबर का अवसर देने में हम योगदान कर सकते हैं। शिक्षा में समानता के साथ, रोजगार में समानता के साथ, समाज में एकता के साथ, आर्थिक विकास के साथ, क्या इसके अलावा भी कोई चीज ऐसी है जिसमें हम बराबर कर सकें। दानिश जी, मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, जितने भी हमारे सम्मानित मंच पे जितने भी लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। और देखिए, अल्पसंख्यक समाज की अगर बात आती है तो वो बहुत सबका ध्यान खींचने वाला ये शब्द है। और देश की राजनीति इस समाज के ऊपर बहुत लंबे समय तक होती आ रही है, बहुत लंबे समय से होती आ रही है। कुछ खास दल हैं जिन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के ऊपर राजनीति की, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और कभी भी उस समाज का विकास नहीं किया। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से कि देश में और 17 के बाद से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए गए। मैं खुद सरकार का एक अंग होने के नाते पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समाज के विकास की अगर बात आती है, क्योंकि देश के अगर पटल पे देखा जाए तो 15% की आबादी अल्पसंख्यक समाज की देश के पटल पे है। और जहाँ हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस उत्तर प्रदेश में लगभग 19% की आबादी अल्पसंख्यक समाज की आती है। तो निश्चित तौर पे किसी प्रदेश में जहाँ 19% की आबादी अल्पसंख्यक समाज की है, तो बिना अल्पसंख्यक समाज को विकास से जोड़े उस प्रदेश के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। यही विचार हमारे वर्तमान सरकार का भी है और पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए धरातल पे हमने ठोस काम बीते 10 सालों में देश में किए, बीते 7 सालों में प्रदेश में किए। मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी समाज की विकास की अगर हम कल्पना करते हैं तो बिना उसको शिक्षा से जोड़े, बिना उसको रोजगार से जोड़े, बिना उसको आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़े और बिना उसको राजनीतिक सशक्तिकरण से जोड़े हम उस समाज का विकास नहीं कर सकते। और इन तमाम जो बिंदु हैं, इस पे हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। हमने अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक विकास के लिए वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के नौजवान हैं, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए ईमानदारी से हमने जो मदरसा शिक्षा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के संरचना को, उस व्यवस्था के ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए काम किया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जो मदरसे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं बताना चाहूँगा 16,513 मदरसे हैं, जहाँ पे लगभग 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 16,513 मदरसों को हमने आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम किया। वहाँ पे SCRT का कोर्स लागू किया 2017 के बाद, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आज मैथ, साइंस और कंप्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा लेके समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। हमने मदरसों में NCC NSS को लागू किया। वहाँ पे बच्चों को शैक्षणिक के साथ साथ बौद्धिक के साथ साथ उनका शारीरिक विकास हो, इस सोच पे हमने बल दिया और NCC NSS को मदरसों में हमने कंपलसरी किया। मदरसों में हमने साइंस एग्जीबिशंस को कंपलसरी किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंपलसरी किया। ऐसी तस्वीर 17 और 14 से पहले नहीं दिखती थी, लेकिन हमने मदरसों की शिक्षा की तस्वीर को सकारात्मक रूप से बदला है। और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, मैं बहुत आज खुशी से कह सकता हूं कि आज वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है और जो उसकी चाहत है, जो उसकी सोच है, जो उसका कैलिबर है, जो उसका पोटेंशियल है, उस अनुरूप हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा, कभी कल्पना किसी ने की थी कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा भी मेडिकल की नीट जैसे परीक्षाओं को क्वालिफाई करके बड़ी बड़ी मेडिकल की संस्थाओं में जाएंगे। अभी 2023 का जब रिजल्ट आया यूपी सिविल सर्विसेज का, आप देखिए 51 मुस्लिम समाज के नौजवानों ने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये
उनको सकारात्मक मोटिवेशन कैसे मिला? ऐसा पहले भी हो सकता था, ऐसा अब क्यों हो रहा है? ऐसा पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले बड़े दुख की बात है, कुछ दलों ने, कुछ सरकारों ने, कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने अल्पसंख्यक समाज को केवल वोट बैंक तक सीमित रखा। और आज हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के नियत के साथ काम किया। दूसरी एक बात है कि हम किसी समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के बाद क्या ज़रूरी चीज़ है? शिक्षा के बाद ज़रूरी चीज़ है कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। तो अल्पसंख्यक समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने की नीयत के साथ हमारी जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है केंद्र और प्रदेश की, उसने बहुत सारी स्कीमें शुरू की। नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, स्किल डेवलपमेंट, मिनी ITI, ऐसे हमने संस्थान को डेवलप किया जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग, हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां भी, अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो भी जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं, उस योजना का लाभ लेती हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करके विकास की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दंश था हमारी महिला। देखिए, कोई भी समाज अगर आगे तब बढ़ेगा जब उस समाज की जो मातृ शक्ति है, महिला शक्ति है, उसको हम सशक्त करने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा दंश था ट्रिपल तलाक का। हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत परेशान थी, अक्सर उनको जीवन काल में इस तरह के दंश को झेलना पड़ता था, ऐसे आघात को झेलना पड़ता था। उस समस्या को भी हमारी सरकार ने समझा। जी मैं रवि जी से कहूंगा कि जो हमने बताया कि शिक्षा में समानता, रोजगार में समानता, समाज में एकता, आर्थिक विकास, इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है उस समाज को आगे बढ़ाने की? रवि जी। धन्यवाद। सर्वधर्म समभाव ये कंसेप्ट है भारत का। दानिश साहब जी, सर्वधर्म समभाव ये कंसेप्ट है भारत का। मैं जिस परिवेश में, रुदौली में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा, मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैं आपको बहुत अच्छा संस्मरण सुनाता हूँ 2 मिनट के अंदर कि मेरे पिताजी का जब जन्म हुआ तो मेरी दादी का निधन हो गया। अब सवाल ये कि उनको कौन दूध पिलाए, कौन पाले। तो मेरे दादाजी पड़ोस में रहने वाले लियाकत अली के परिवार में गए और उनकी वालिदा से कहा कि ये बच्चा पैदा हुआ, इसको परवरिश इसकी कर दो। आप यकीन मानिए, खालिदा नाम था उनका, रहमतुल निसा उनके 2 बच्चियाँ थीं। उन्होंने मेरे पिताजी की परवरिश की, पाला और हिंदू रीति धर्म से पाला। बहुत बड़ी बात थी कि आपको परवरिश में जैसा बनाते वैसा बन जाते, लेकिन उन्होंने धर्म का जिसकी जो मर्यादाएं थी उसका उन्होंने अनुसरण कराया। जब उनका निधन हो गया तो मेरे पिताजी ने जो चालीसा होता है आपके यहाँ, उसको जा करके उन्होंने संस्कार का निर्वहन किया। मैं आपको बताऊं, सर्वधर्म समभाव के नारे को हमारे राजनीतिज्ञों ने सर्व अधर्म दुष्प्रभाव कर दिया है। तो उसका नतीजा ये है कि समाज, एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हमारा सारे समाजों का समन्वय होना जरूरी है। इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गोल्डन एरा था, स्वर्ण युग था, वो वापस आ सकता है। यह राजनीतिज्ञों में ये इच्छा प्रबल शक्ति जागृत हो जाए। मैं दानिश जी एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, जैसे होगा आपने कहा कि आप एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर इसमें धर्मगुरुओं का भी कोई रोल रहता है? इसके अंदर आपके हमारे सब धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरुओं का भी कोई रोल रहता है इसके अंदर, इसको डेवलप कराने में, आगे बढ़ाने में? देखिए, निश्चित तौर पे समाज को एक व्यवस्थित समाज बनाने के लिए, आदर्श समाज बनाने के लिए हमारे जो धर्मगुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और मदरसों की शिक्षा की अगर बात की जाए तो हमने जब मेरे पास दायित्व आया इस मंत्री पद का, तो मैंने अलग अलग समाज के धर्मगुरु हमारे जो हैं उनसे खुद बात की और उनसे ये चर्चा की कि किस तरीके से मदरसा शिक्षा में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। और हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने इस बात को समझा और बहुत जगह से हमें इसके लिए सपोर्ट मिला। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर इसकी आलोचना भी करते हैं, आधुनिक शिक्षा की आलोचना भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने इसका साथ दिया, सपोर्ट किया
और इस सोच को आगे बढ़ाने में बल दिया। दीक्षित जी, आप इस बारे में अपने विचार रखें। नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैं डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा मानना ऐसा है कि रिजर्वेशन के बात अगर करें तो डिफेंस में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आर्मी में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जो आजकल चल रही है जातिगत जनगणना, इसकी भी कोई वहाँ पर इसका भी कोई स्कीम वहाँ पर नहीं लागू होती है। तो मेरा मानना ये है कि माइनॉरिटीज़ को बढ़ाना है अगर, तो जो एकल का अपना विचार है वो विचार ये है कि जातिगत जाति से ऊपर उठिए। दूसरी चीज़ ये, उन्हें सबसे ज़्यादा अवेयर करें, किसके लिए? शिक्षा के लिए मोटिवेट करें, और आने वाले समय में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो दानिश जी, जो सबसे बड़ी चुनौतियां हमें लगती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाधार, आर्थिक संसाधनों की कमी, राजनीतिक विरोध, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी, प्रशासनिक क्षमता, समुदाय का समावेश, हमें ये लगता है कि ये कमियां हैं, जो आपके लिए चुनौतियां हैं। हम कमियां कहते हैं, आपके लिए चुनौतियां हैं। इसका सामना आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जब आप किसी समाज के उत्थान की बात करते हैं और दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी आपके सामने आती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। यकीनन जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी थी। उस कमी को हमने धीरे धीरे दूर करने के लिए ठोस काम किए हैं। धरातल पे उनके जन जागरूकता के लिए हमने बहुत सारे अभियान चलाए। बहुत बार ऐसा देखा जाता था, भ्रष्टाचार जो हम स्कीम देना चाहते थे उसमें पारदर्शिता की कमी पहले थी और भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा थी। उन चीज़ों को भी हमने मिनिमाइज़ किया जब से हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार आई, और हमने सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र एक हमने शुरुआत की, जिससे हमने भ्रष्टाचार को मिनिमाइज़ करने में काफ़ी सफलता पाई, पारदर्शिता लाने में बहुत सफलता पाई। एक स्कॉलरशिप की स्कीम होती थी जिसमें बहुत सारी शिकायतें आती थी। मैं स्पेसिफिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। तो स्कॉलरशिप की स्कीम के बारे में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती थी। उसको भी हमने मिनिमाइज़ करने के लिए आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को हमने लागू किया, और जिससे हमें एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिला, जिससे हम स्कॉलरशिप स्कीम्स को बेहतर तरीके से लागू कर पाए। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने की भी हमने प्रक्रिया शुरुआत की, जिससे बच्चा कहीं भी हो, किसी भी जनपद में हो, वो सीधे हमारी योजनाओं से कनेक्ट हो, उसे सरकारी जो है दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि ऐसी बहुत शिकायतें आती थी कि बच्चा जाता है, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिल पाती। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमने सीधे अपने से कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को भी हमने लागू किया, जिसका बहुत हमें फ़ायदा मिला। देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को हमने दूर किया है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना है, लेकिन निश्चित तौर पे हम बहुत सकारात्मक भाव से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि सकारात्मक भाव के साथ इस अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए जो ठोस काम ज़रूरी है वो हम ज़रूर करेंगे। आपकी उम्र 33 वर्ष है सिर्फ, और आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। इसका क्या वजह है? कैसे आपने शुरुआत करी? देखिए, हम लोग छात्र नेता रहे, और मैंने बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, संघ में काम किया है। और मैं ये बात ज़रूर यहाँ कबूल करूँगा कि मेरे व्यक्तित्व निर्माण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें कैसे समाज की स्थितियों को समझना है, समाज के चैलेंजेस को समझना है, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना है, और समाज को विकास की तरफ आगे ले जाना है। इन तमाम चीज़ों के लिए विद्यार्थी परिषद ने हमें बहुत सिखाया, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अपने विद्यार्थी परिषद के तमाम वरिष्ठ जन का, जिनके वजह से हम लोग के व्यक्तित्व में एक ये भाव आया, और हम पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस भाव को मेरे अंदर आत्मसात करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। यूपी के अंदर 84,533 विलेज हैं और सिटीज हैं 64। आपने अल्पसंख्यक की बात करी, 19.33% अल्पसंख्यक भी हैं इसमें, और ग्राम पंचायत 58,199 ग्राम पंचायत। तो आप कितना समय वहाँ ग्राम पंचायतों में जाते हैं, ग्रामों में जाते हैं, कितना समय देते हैं वहाँ? देखिए, जब एक मंत्री पद का दायित्व आपके पास आता है, तो आपके पास एक ये दायित्व तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके भी आता है, और हमारे लोगों की बहुत अपेक्षाएं भी रहती हैं। निश्चित तौर पे इनको बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे
जो सीनियर हैं उनसे हमने सीख ली है। और हम लोग 3 दिन जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग लखनऊ में रहते हैं और यहाँ के डिपार्टमेंट्स के काम, विभाग के काम और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जो लोग आते हैं उनसे मिल के उनके समस्याओं के समाधान का काम ये हम लोग 3 दिन करते हैं। बाकी 4 दिन हम लोग प्रवास प्रदेश के अलग अलग जनपदों में करते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद जो हैं हर जनपद का मैंने प्रवास व्यवस्थित तरीके से और अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जनपद का प्रवास मैंने किया है। और लगभग हम लोग अपने आप को सीधे जनता से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए हमने कई सारे नंबर्स भी जनरेट किए हैं, जिससे लोग जो हम तक पहुंच ना पाएँ तो ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं। और उसके लिए हम एक टाइम फ्रेम भी हमने तय किया है कि कोई भी हमारे पास समस्या जिस तरह की आती है उस समस्या के अकॉर्डिंग हमने टाइम फ्रेम भी सेट किया है। उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम उन समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना ये हमारी प्राथमिकता है। अभी जो आज हम लोग इस कार्यक्रम में हैं, मैं रात में 1:30 बजे मैं लखनऊ में आया हूँ। मैं बलिया और मऊ के प्रवास पे था और रात के 1:30 बजे लौटा और आज हम लोग लखनऊ में यहाँ बैठे हैं। तो मैक्सिमम हम लोग क्षेत्र में रहें, समाज के बीच में रहें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और इससे हम बेहतर तरीके से संवाद करके एक बेहतर दिशा में समाज को आगे ले जाने में काम कर पाते हैं। आपने एक अपने उसमें कहा, भाषण के अंदर आपने बोला एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें आपने क्या व्यवस्था बनाई है इन मदरसों को जोड़ने के लिए, सिस्टम को जोड़ने के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इसमें? देखिए, ये मुझे लगता है बहुत इसमें भी अच्छी बात है कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही हमको लगता है पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने इनिशिएटिव लिया यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइज तरीके से लागू करने के लिए। हमने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिक्षा के प्रसार के लिए UPAI, उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वेबसाइट बनाई है। कोई भी यहाँ पे जो हॉल में बैठे हैं वो अपने गूगल पे या अपने मोबाइल पे इसको देख सकते हैं। upai.com हमारा ये जो वेबसाइट है, इसमें हमने प्रदेश भर के अच्छे एक्सपर्ट्स जो मदरसे के ही हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से भी हमने संपर्क किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में हमने जानकारी उस वेबसाइट पे अवेलेबल कराई है। और जिसका बहुत अच्छा उसका लाभ मिला। लगभग 8 लाख से ज़्यादा हमारे उस वेबसाइट पे व्यूवर्स अभी पहुँचे हैं और इसके हम और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक मदरसा ई लर्निंग ऐप, मेला जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मदरसा ई लर्निंग ऐप भी हमने डेवलप किया, जिससे कि मदरसे की जो पाठ्यक्रम है उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम ले आए। इसके साथ साथ उसमें हमने एक लाइव क्लासेस का भी हमने ऑप्शन डाला और मदरसे में पढ़ाने वाला अगर कोई अच्छा टीचर सहारनपुर में है, अगर वो अच्छा पढ़ाता है तो उस एप्लीकेशन के जरिए बलरामपुर में बैठा भी नौजवान उसके शिक्षा को, उसके तालीम को, उसके टैलेंट को ग्रहण कर सकता है अपने मोबाइल फ़ोन पे। ऐसे कनेक्टिविटी की सिस्टम हमने बनाई। तो हम मदरसों को आज डिजिटली भी, आधुनिक शिक्षा से तो हमने जोड़ा ही है, हम उनको डिजिटली भी पावरफुल कर रहे हैं ताकि इस तेज़ी से बदलते हुए आधुनिक युग में हमारे मदरसे के बच्चे भी तालमेल बैठा के समाज के मुख्य धारा, जो हमारे भाई ने बोली कि मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है, उसी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये तमाम जो ठोस काम जो है वो हमने किए हैं। बहुत बढ़िया। दीक्षित जी, आप कुछ सवाल करें एआई के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जिन बच्चों की अभी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है, उन्हें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा ये बात एकदम सही नहीं है कि मदरसा के बच्चों की बेसिक एजुकेशन सही नहीं है। देखिए, मदरसे का बच्चा बहुत शार्प माइंड होता है। वो क्यों होता है उसके पीछे भी थ्योरी है, क्योंकि वो मदरसे का बच्चा जो हाफिज़ जिसको हम कहते हैं, तो वो कुरान शरीफ, जिसमें जो एक बहुत कुरान शरीफ अगर आप देखेंगे जो हमारी बुक है, तो वो उसके बहुत सारे आयतों को, उसके लेसन्स को वो जिसको कहते हैं बाय हार्ट कर लेता है। और पूरी की पूरी कुरान शरीफ ऐसे बच्चे जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार
मुझे एक हफ्ते पहले अगर बताएंगे तो मैं से 10-12 साल के, 13 साल, 15 साल के बच्चों को ले आऊँगा जो पूरी कुरान शरीफ जिनको बाई हार्ट याद है और यहाँ इस स्टेज पे खड़े होकर पूरी कुरान शरीफ वो बिना देखे सुना सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। उस शार्प माइंड को तराशने की और उनको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि अगर मैं मदरसे में पढ़ता हूं तो मैं समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ सकता हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की ज़रूरत है। हम धीरे धीरे, हमने पिछले 7 सालों में, ये 1 साल की मेहनत नहीं है, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से हम आए, वो 7 सालों में धीरे धीरे हमने उत्तर प्रदेश के एक एक मदरसे के ऊपर पूरी ईमानदारी से होमवर्क किया और उन मदरसे के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से, अच्छी तालीम से और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम किया। हमने जो SCRT का कोर्स 2018 में, हमने इसकी SCRT के कोर्स को हमने 2018 में मदरसों में इंट्रोड्यूस कराया और बेसिक शिक्षा से उसको कनेक्ट किया। तो जो हमारी बुक्स आती हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग से आती हैं और बेसिक शिक्षा के लेवल की ही ज्ञान हम अपने मदरसे के बच्चों को भी दे रहे हैं। दीन इस्लाम की भी तालीम वो ले रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हमको डिलीवर कर रहे हैं। और जो सीनियर बच्चे हैं जो समाज में आगे बढ़ रहे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी आधुनिक चीज़ों के से हम उनको जोड़ रहे हैं और उनको जोड़ के उनको मुख्यधारा से लाना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ये हमारा लक्ष्य है। सर, मैं आपसे इसी के एक पूरा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि मदरसों की ज़रूरत क्या है? क्या वो डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन या सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, मदरसा एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है हमारे शिक्षा क्षेत्र का और ये बात सवाल नहीं होनी चाहिए कि मदरसों की ज़रूरत है कि नहीं है। इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग भी अपने स्कूल चलाता है, पिछड़ा कल्याण विभाग भी अपने स्कूल चलाता है। तो समाज बहुत, हमारी जो हमारी आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी को कैटर करने के लिए अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट्स हैं जो सही तरीके से उनको हमको संचालित करने की आवश्यकता है ताकि वो इंस्टीट्यूट्स सही तरीके से अपने जो उनका जो मोटिव है उसको पूरा करें। मदरसा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है हमारा जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र को एक बहुत बल देता है। उस मदरसे में देखिए, मदरसा की क्या ज़रूरत पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मदरसा को क्या ज़रूरत है इस पे क्वेश्चन होना चाहिए कि मदरसा को ज़रूरत थी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की, उस ज़रूरत को हमने समझा और उस ज़रूरत को हमने पूरा किया। और आज 16 लाख बच्चे वहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको हम बेसिक शिक्षा के हिसाब से हम एजुकेशन देके उनको समाज में आगे बढ़ाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो गरीब पासमानदा समाज, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ज़्यादातर बच्चा वो गरीब पासमानदा समाज का है जो गरीब मुसलमान तबका है जो आगे बढ़ के अपनी अच्छी शिक्षा लेना चाहता है। उसके उस सपने को हम बल देके उसके उस हौसले को उड़ान देने का काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से हमारी सरकार धरातल पे उनके विकास के लिए और तालीम के लिए काम कर रही है। अब इसके अंदर एक चीज और जाननी है कि आपको सरकार का सालाना फंड कितना मिलता है इसके अंदर, या कोई प्राइवेट फंड भी इसके अंदर अवेलेबल रहता है अपने पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे पास 16,513 मदरसे हैं जिसमें 560 मदरसे हमारे यहाँ एडेड हैं और सरकार का एक स्पेसिफिक बजट है जो हर साल हमें मिलता है उनके टीचर्स के जो एडेड मदरसे हैं, सभी मदरसों में नहीं, जो हमारे 560 एडेड मदरसे हैं जहां पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं से हम उनको संचालित करते हैं। वहां पे उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिक बजट उनके हर साल उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम जनरेट करते हैं। साथ साथ उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए हम अलग बजट जनरेट करते हैं। उनके स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल अलग बजट जनरेट करते हैं। उनके इंफ्रा डेवलप, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए हम अलग से बजट डेवलप करते हैं। तो स्पेसिफिकली हर साल उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बजट हमें रिक्वायरमेंट होती है वो बजट हम जनरेट करते हैं। शिक्षा पे और स्किल डेवलपमेंट पे, इंफ्रा डेवलपमेंट पे हमारा खासा फोकस है, उसके लिए हम पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। लगभग कितना फंड्स हर साल के लिए अलॉट किया जाता है? अगर बात शिक्षा के लिए की जाए तो स्कॉलरशिप और तमाम चीज़ों के लिए मिला के अप्रॉक्स 1500-1600 करोड़ रुपए हम इसके लिए जनरेट करते हैं इसको, जिसमें स्कॉलरशिप भी है और तमाम जो वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए है। और इसके अलावा इंफ्रा के लिए हम हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है उसके लिए अलग से 300-400 करोड़ जो होता है, और रोज़गार से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, स्किल से जोड़ने के लिए तमाम अलग अलग स्कीम्स हैं। उनका अलग अलग बजट, स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है। तो अच्छे तरीके से उनको जो ज़रूरत है,
जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बढ़िया, आपने सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए और हम भी इसको प्रचार प्रसार की दृष्टि से एकल भारत चैनल से आगे पहुंचाएंगे, आपकी बात आगे चलाएंगे। एक 1500-1600 करोड़ रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करके देश का भविष्य बदला जा रहा है, इस बात पे सबको विचार करने की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मैंने आपके बारे में पूरी आपकी बायोग्राफी पढ़ी, जिसमें मैंने पढ़ा कि भी आप कैसे वीवीपी के अंदर ज्वाइन आपने किया और कितनी जबरदस्त मेहनत करके आज आप राज्य मंत्री बने, बिना इलेक्शन बिना सिस्टम्स के आप राज्य मंत्री बने। तो मुझे लगता है कि आपकी जो सेवा करने का तरीका है वो आपको यहाँ तक ले आया, और ये सेवाएं ही इंसान को आगे ले जाती हैं, ये इसका एक मूल मंत्र भी है। आप राजनीति की दृष्टि से आज देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, हर जगह अपनी विधानसभाओं में भी ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जिससे आपस का समन्वय बिगड़ता है। पीछे अभी जैसे निकल के आया कि एक ने खड़े होकर बड़े नेता ने बोल दिया कि हिंसक है, हिंदू हिंसक है, ऐसा करके एक वर्ड बोल दिया, वो समन्वय को बिगाड़ने की दृष्टि से बोला गया। क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैंने अभी बताया कि हमारे भारत देश की खूबसूरती क्या है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराएं, और ये अलग अलग जाति धर्म संस्कृति परंपराओं वाले लोग भारत जैसे एक विशाल छत के नीचे एक साथ रहते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। और निश्चित तौर पे तमाम राजनेताओं को भी, खासतौर पर अगर आपने बात राजनेताओं की है, तो तमाम राजनेताओं को भी बहुत गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता को समझना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी ये सभी की है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। भारत के विकास की जिम्मेदारी ये सभी की है। भारत में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी सभी की है। और हम सबको बड़े जिम्मेदारी के साथ और सावधानी के साथ अपने भारत की इस एकता को बनाए रखने में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। कहीं भी कोई भी ऐसी हमें बात नहीं करनी चाहिए किसी भी जाति धर्म मजहब के लिए जो कि समाज में कोई अलगाव या बिखराव पैदा करने की स्थिति को आगे बढ़ाए हो या बल दे। हम सब अपने समाज को एकता के सूत्र में पिरो के विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ें। यही 2047 के विकसित भारत के संकल्प का सही मायनों में ट्रिब्यूट होगा। आपने फिर एक बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान किसी अच्छी अवस्था में पहुंचता है तो वो दो चीजें भूल के पहुंचता है। किसी का अच्छा करता है तो भूल जाता है, कोई उसका बुरा करता है तो वो भूल जाता है। जब भी आप जैसी अवस्थाओं में लोग पहुंचते हैं, आप समाज में सेवा का काम करते हैं, वहां पे ये सब चीजों के साथ आपको महसूस करना ही पड़ता होगा लगातार कि लोग किस किस तरीके से सवाल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। Rimjham Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus.